ओके सो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी विल मूव टूवर्ड्स क्वालिटी अश्योरेंस, दैट इज़ यूनिट फर्स्ट. सो इसमें आपका टॉपिक है क्वालिटी अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. अब क्वालिटी अश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोगों को जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लैंग्वेज में, आपको समझ नहीं आता है. तो आज मैं आपको हिंदी में प्रॉपरली अच्छे से इसको समझाऊंगी इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका, ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है. येस, इट इज़ नॉट अ नैरो टॉपिक, बट इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. और इसकी डेफिनेशन में भी ऐसा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, क्वालिटी अश्योरेंस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट. तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट है. इससे आप एम फॉर्म भी करते हैं, क्यूए से आप एम फॉर्म भी करते हैं, क्यूसी से भी करते हैं. तो इट इज़ अ ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिक्स, सो फार्मास्यूटिकल साइंस, सॉरी. सो क्वालिटी एश्योरेंस हम फार्मास्यूटिकल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपका सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल साइंसेस में ही इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी बात प्रोडक्ट या सर्विस की आती है वहाँ पे हम क्वालिटी अश्योरेंस को हम डील करते हैं. वहाँ पर एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी पे वर्क करता है और क्वालिटी को अश्योर करता है. और हमें क्यों करना है क्वालिटी को अश्योर? फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की नीड्स के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम क्यूए पे वर्क करते हैं. और क्यूए का डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट फर्म या फिर सर्विस फर्म में होता है, जो कि सिर्फ क्वालिटी पे ही काम करते हैं. इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं जो क्वालिटी गाइडलाइंस देती हैं. उन्हीं गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, और कुछ फर्म्स अपनी भी क्वालिटी गाइडलाइंस बनाती हैं. तो क्वालिटी अश्योरेंस की पहले देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. क्वालिटी अश्योरेंस, so this is the quality assurance, a broad spectrum concept as it is associated with each and every single step of pharmaceutical manufacturing. तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका. इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को एनहांस करती हैं. ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कैसे प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को एनहांस किया जाए, उसके लिए सारे प्रोटोकॉल्स क्यूए में हैं. वी एश्योर एवरीथिंग टू एनहांस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर बेटरमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर. तो हमारा ओवरऑल गोल क्या है? हमारा ओवरऑल गोल है हेल्थ केयर सेक्टर के बेटरमेंट के लिए. ठीक है, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं. फार्मासिस्ट क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. तो हम यही चाहेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में बेटरमेंट हो, तो उसके लिए क्यूए की अपनी ही एक एप्लीकेशन है, अपना ही एक रोल है. सो जैसे आप फार्मास्यूटिक्स जानते हैं, फार्मास्यूटिक्स का रोल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. तो क्यूए का रोल क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सही से हो रही है या नहीं, कस्टमर नीड को फुलफिल हम कर रहे हैं या नहीं, ये कौन मॉनिटर करता है? कौन सा डिपार्टमेंट? क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस. दे मेक what protocols and also assure them. उनको एश्योर भी करते हैं कि प्रोटोकॉल सही से इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं. सो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. It is a wholeness of the process made with the object of ensuring that pharmaceutical products are of the quality required for their intended use. तो जो हमने स्पेसिफिकेशन सेट करी थी, जो हम चाहते थे, जो हमने प्रोटोकॉल सेट करी थी, जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या जो हमारी एसओपी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से, उसके ही अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं, ये उसको चेक करने की प्रोसेस है. क्यूए देयरफॉर इनकॉर्पोरेट्स जीएमपी. तो अब अगर मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहती हूँ या एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग में ही क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना. ये नहीं कि पहले प्रोसेस को होने दो, मैन्युफैक्चरिंग होने दो, मैन्युफैक्चरिंग के बाद देखा जाएगा कि कैसा प्रोडक्ट आया है, उसके बाद में चेक नहीं करूँगी, बल्कि जब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम पर ही मैं ऐसी गाइडलाइंस फॉलो करूँगी कि क्वालिटी अपने आप ही मॉनिटर हो जाए. तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल में कौन सी गाइडलाइन है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज जीएमपी. सो क्यूए देयरफॉर इनकॉर्पोरेट्स जीएमपी. तो क्यूए, अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस करना है, तो क्यूए जो है वो किसको फॉलो करवाते हैं? जीएमपी को फॉलो करवाते हैं. ठीक,
वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप जीएमपी फॉलो करिए, जीएमपी के अकॉर्डिंग वो प्रोटोकॉल्स बनाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्वालिटी अपने आप ही जो है वो एनहेंस हो जाएगी प्रोडक्ट की या सर्विस की। and other factors including those outside the scope of this guide। तो QA क्योंकि अभी वही मैंने आपसे कहा था कि ये एक नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है, इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो GMP भी एक कहीं ना कहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि GMP जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक ही सीमित है, लेकिन QA ऐसा नहीं है। QA QC को भी मॉनिटर करता है जहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग को भी मॉनिटर करता है, स्टोरेज को भी मॉनिटर करता है, ठीक है। तो GMP के अलावा भी अदर जो गाइडलाइंस हैं जो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर करती हैं, उनको भी QA रेगुलेट करता है, इसमें इन्वॉल्व है सारी गाइडलाइंस। सो व्हाट आर दी पैरामीटर्स, ये मैं आपको सब क्लास में बता चुकी हूँ। देखिए, क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कुछ पैरामीटर्स की। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे जज करेंगे, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी। किसकी? अब मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी ना, वो प्रोडक्ट के रेफरेंस में, ओके। किसके रेफरेंस में? प्रोडक्ट के रेफरेंस में, और यहाँ तक कि सर्विस के रेफरेंस में भी हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपने माइंड में सर्विस को भी रखेंगे, ठीक। सो तो प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो नंबर 1 इज आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक। नंबर 2, अब पहले आइडेंटिटी को करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ आएगा, देन सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, सेफ्टी एंड द लास्ट वन इज प्योरिटी, ठीक। तो 4 पैरामीटर्स हैं। सो अब पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट की आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है? तो किसी भी प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं? जैसे आप खुद हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी? आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। या फिर आपकी पर्सनैलिटी आपकी आइडेंटिटी है, जैसे किसी का हेयर स्टाइल कुछ होता है, किसी का हेयर स्टाइल कुछ होता है, या कोई गर्ल है तो उसका पहनने का, जैसे कोई वेस्टर्न पहनता है, कोई यहाँ इंडियन फॉलो करता है ड्रेसिंग में। तो इस तरह से भी किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी का मतलब होता है उसकी पहचान। देखिए, आइडेंटिटी की अगर मैं आपको बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल दूं, तो किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उसकी क्वालिटी पे कैसे फ़र्क डालती है। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली प्रोडक्ट, दूसरी आइडेंटिटी, और तीसरा है क्वालिटी। समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से उसकी क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नोट्स तो आपके पास है, लेकिन आपको समझना है चीज़ों को। तो आइडेंटिटी कैसे करती है, देखिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले नहीं, काफ़ी पहले की बात है कि आपके मार्केट में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको यही एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी समझाया था कि डालडा। सो डालडा इज अ नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब देखिए, उसकी क्वालिटी पे उसने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला। ये भी तो क्वालिटी है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को भूल नहीं पा रहा है, उसके नाम को। तो डालडा इज अ ब्रांड नेम, उसकी आइडेंटिटी है। उसकी क्वालिटी पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा, देखिए उन्होंने अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा से मेंटेन करा, इतने अच्छे से कंट्रोल रखा, कॉन्स्टेंटली वर्क करा कि जो डालडा का नाम है वो एज सच मार्केट में एज अ लोगों को लगता है कि वनस्पति घी इज व्हाट, डालडा। बट वनस्पति घी डालडा नहीं है, डालडा इज द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली चलते हैं। किसी भी ब्रांड का जो नेम होता है वो उसकी क्वालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो नाम जो होगा वो भी आपकी क्वालिटी का ही पैरामीटर है, ठीक। तो लोग अब देखिए मार्केट में जाके शॉप में क्या कहते हैं, घी कोई नहीं कहता है, क्या कहते थे पहले, डालडा। या फिर कोलगेट इज व्हाट, इज अ ब्रांड नेम, इट्स आइडेंटिटी ऑफ टूथपेस्ट, नॉट अ
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो टूथपेस्ट है। तो आइडेंटिटी का देखिए क्वालिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा कि कोलगेट ने ऐसी छाप छोड़ी है मार्केट पे कि जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट हुए और एक बेंचमार्क सेट करा उन्होंने, और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो मार्केट में उसको कोई लीड नहीं कर पाया। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट और क्वालिटी पे उसका इम्पैक्ट। ये मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब इसको पढ़ते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है भाई, अभी जो आपको दो एग्जांपल दिए हैं ये पहला वर्ड्स यही है, यूनिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट विच प्राइमरीली रिलेट्स टू द नेम एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसा होना चाहिए जो उसके नाम, और क्योंकि हम तो फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं ना, तो अब मैं आपको फार्मा का भी एक एग्जांपल देती हूँ। नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके की इंग्रेडिएंट को क्या करे, जस्टिफाई करे। जैसे कि पैरासिप, पैरासिप इज व्हाट, पैरासीटामोल। तो अब नाम से देखिए उसके जो की इंग्रेडिएंट है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नाम तो है एस्प्रिनाज्म और आप बना रहे हैं पैरासीटामोल, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एस्प्रीन है उसमें या पैरासीटामोल। तो इस तरह से नाम का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी क्वालिटी पे। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आइडेंटिटी मे बी रेफर टू एज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन, एंड द लास्ट वन इज नेम एंड क्वांटिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन अ यूनिट डोज। तो ये इसकी आइडेंटिटी किन तीन चीज़ों से बनती है, नाम से, और वो किस टाइप की फॉर्मुलेशन है। क्योंकि आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मुलेशन अवेलेबल होती है मार्केट में किसी भी एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए। जैसे कि पैरासीटामोल के सस्पेंशंस भी हैं, तो टैबलेट भी हैं, तो इंजेक्शंस भी होते हैं, सिरप्स भी। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। और लास्ट वन इज उसकी क्वांटिटी कितनी है एपीआई की, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे देखिए आप केमिस्ट शॉप में जाते हैं तो आइडेंटिटी तो है ना कि जब आप बोलते हैं कि आपको 100 mg चाहिए, 500 mg की चाहिए, 10 mg की चाहिए, तो ये क्या है, आइडेंटिटी तो है। आप उससे पहचान पा रहे हैं ना केमिस्ट की कौन सी वाली निकाल के देनी है। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट वन, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज, जो कि अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे चल रही है वहाँ पे क्यूए वाले जो होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा होता है, वो कैसे ये पता लगाएगा कि इन लोगों ने काम सही किया है कि नहीं। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड मांगता है वो, उसको कहते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बीएमआर। उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं अभी इसको हाईलाइट कर रही हूँ, उसको कहते हैं बीएमआर। क्या कहते हैं, बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बीएमआर। तो हर प्रोडक्ट का, हर बैच का बीएमआर होता है, वो बीएमआर रिकॉर्ड मांगता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मांगता है। अब उस बीएमआर से वो कैसे पता लगाएगा कि इन्होंने काम सही किया है कि नहीं। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछता है। अब वो अपने आप से पूछता है क्योंकि एनालिसिस तो वही कर रहा है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, हु। अब इसको हम 6W भी बोलते हैं, 6W। अब कैसे, हु, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट एंड व्हाई। तो कितने 6 हो गए, W कितने हो गए, 6W हो गए यहाँ पे। तो ये 6W वो क्या करते हैं, एनालाइज करता है। ठीक, अब देखते हैं कि ये क्या थे, हु, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट एंड व्हाई। सो हु का क्या मतलब है, हु का मतलब है who carried out various activities। तो सबसे पहले वो ये पता लगाता है कि इन डिफरेंट एक्टिविटीज को किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सैम्पलिंग किसने करी थी, ठीक, सैम्पलिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग किसने करी थी, ठीक, कोटिंग किसने करी, पंचिंग किसने करी, ड्राइंग किसने करी, क्लियर, पैकिंग किसने करी, स्टोरेज में कौन था। सो who carried out the various activities like। और इसके अलावा when भी है यहाँ पे, देखिए आप when की तरफ बढ़ते हैं, who आपको समझ में आ गया होगा। when a particular activity was carried out, कब वो एक्टिविटी की गई, ठीक। यानी कि यहाँ पे जब हम when की बात कर रहे होते हैं, कब, तो कब का क्या मतलब होता है, कोई डेट, कोई टाइम। तो यहाँ पे हम डेट और टाइम की बात कर रहे हैं कि डेट और टाइम बीएमआर में स्पेसिफिकली होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस कब की गई।
जैसे कि ड्राइंग का क्या टाइम था, कितने बजे से कितने बजे स्टॉप हुई, कौन सी डेट पे हुई, कब ये रॉ मटेरियल परचेज हुआ, कितने बजे हुआ, किस डेट पे हुआ। तो हर चीज़ की एंट्री जो है, इन्वेंट्रीज जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए बीएमआर में। तो व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी वाज कैरिड आउट, एग्जांपल व्हेन स्टोर्ड, कब स्टोर किया गया, व्हेन इट वाज स्टॉप्ड मतलब कोई भी प्रोसेस जो थी वो कब स्टॉप हुई। ठीक, नेक्स्ट वेयर द वेरियस एक्टिविटीज वर कैरिड आउट। तो कहाँ ये एक्टिविटीज हुई हैं, यानी कि प्लांट, कौन से प्लांट में किया गया, उसकी क्या लोकेशन थी, रूम नंबर क्या था, रूम नेम क्या था। एग्जैक्ट समझ में आया, क्योंकि एक रूम तो होता नहीं है। सपोज टू बी आपकी HPLC है 10 और आपने एक रूम में 2 रखी हुई हैं, तो ऐसे आपके 5 रूम्स में HPLC हो गई। तो रूम नंबर 1 2 3 4 आपने नंबरिंग कर दी, H1 H2 H3। तो कौन से रूम में कौन सी जगह पर ये टेस्ट हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा आपका वेयर। तो ये एनालाइज करता है। Next, fourth one is which SOPs were followed, which MPCR was followed, that is the identity of document. So which मतलब कि आपने कौन सी SOP, which मतलब कौन सी SOP आपने फॉलो करी हैं, कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपने फॉलो करे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट, फिफ्थ वन इज व्हाट मटेरियल वर यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज किया गया था। ठीक है, व्हाट देयर एनालिटिकल रिलीज नंबर, आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, ये भी हो सकता है। व्हाट इक्विपमेंट इज यूज, है ना, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करा है, कौन सा क्या यूज करा है आपने, ये चीजें व्हाट के अंदर आ जाएंगी, वो ये भी चेक करेगा। नेक्स्ट वाई, तो अब वाई कब आता है, हम क्यों, ये जो क्यों पूछते हैं हम, तो क्यों पूछते हैं हम, इसलिए पूछते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि अगर आपने कहीं पे कोई चेंजेस आप लेके आए हैं, कोई डेविएशंस अगर आप लेकर आए, मतलब जब एरर आया और आपने कोई डेविएशन लिए, तो व्हाई डेविएशंस वर टेकन, अगर आपने कोई डेविएशंस लिए हैं, कोई चेंजेस लिए हैं, तो आपने क्यों लिए, ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि क्यों तो तब पूछा ही नहीं जाएगा जब आपको SOP के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। और ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको 5W अभी बताए थे, हु व्हेन वेयर विच व्हाट, जब ये 5 चीज़ें सही से अगर आपको मिल जाएंगी तो आप वाई तो पूछेंगे ही नहीं। वाई आप कब पूछेंगे, जब कोई एरर आया और आपने कोई डेविएशन लिया, तो क्यों तब आएगा वाई डेविएशंस वर टेकन। सो ये था आइडेंटिटी। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, डोज की। डोज क्या होती है, आप सभी जानते हैं डोज का क्या मीनिंग होता है। जैसे आपको डॉक्टर्स भी लिखते हैं ना, स्ट्रेंथ लिखते हैं, 500 mg की लेनी है आपको, 100 mg का लेना है, तो क्या बता रहे होते हैं, स्ट्रेंथ। सो द रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसीडर दिस मेनली टू एश्योर द स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल लिमिट डोज एज क्लेम्ड ऑन द लेबल। तो लेबल पे जो गिवन होती है, जैसे 500 mg की, 50 mg की, 100 mg की टैबलेट, तो वो क्या होती है, स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेफ्टी की बात जब हम करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 तरह से बताया हुआ है। ठीक, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं आपकी, वो भी जैसे ICH है, उन्होंने भी सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है। आप जानते हैं कि ICH की 4 गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। व्हाट, QSEM, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मिसलेनियस। सो सेफ्टी के अंदर जो है हम बात कर रहे होते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, या डिजायर्ड इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से सेफ्टी को हम डिफाइन करते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसीडर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इन ऑल पर्सपेक्टिव्स एंड फॉर दिस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस शुड कंप्लाइज ओवर ऑल पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी के जितने भी पैरामीटर्स हैं ICH गाइडलाइन में, वो सारे फुलफिल होने चाहिए। ठीक, फॉर दिस ड्रग सब्सटेंसेस डिस्कस इन 5 वेज अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट। तो 5 तरह से यहाँ पे किसी भी ड्रग को डिफाइन किया गया है। देखिए किस तरह से, ये मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट, पहली कैटेगरी, फर्स्ट, जब कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप इसको मानेंगे कैसी मेडिसिन है, ये कैसी मेडिसिन हुई, सही नहीं हुई ना, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहे। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है,
डिजायर्ड इफेक्ट जो आपको इफेक्ट्स चाहिए, जैसे फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए ड्रग के अंदर, एंटी पायरेटिक इफेक्ट चाहिए ना, तो वो हो गया आपका डिजायर्ड इफेक्ट। तो अगर आपके फर्स्ट कैटेगरी में सेफ्टी की आती है तो वो आपकी मेडिसिन सही नहीं है ना, क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करती है। तो सेकंड इज गेट्स पार्शियल इफेक्ट, गेट्स पार्शियल इफेक्ट, सो गेट्स पार्शियल डिजायर्ड इफेक्ट। तो अब इफेक्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन पार्शियली आ रहे हैं, मतलब आपने देखिए सेकंड जो है और सेकंड फर्स्ट में डिफरेंस है। फर्स्ट क्या था, कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा है, और सेकंड कैटेगरी है जिसमें आपका पार्शियल डिजायर्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि आपने मेडिसिन ली और आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर था आपका, और 3 पैरासीटामोल लेने पर, जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये पाया गया था कि 3 डोजेस लेने पे जो टेम्परेचर है वो 100 से नॉर्मल रेंज में आ जाना चाहिए, 96 तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, हो रहा है लेकिन 98 तक ही हो रहा है कम। ठीक, तो होना कितना चाहिए था 4, लेकिन कितना हो रहा है 2 ही आपका कम हो रहा है टेम्परेचर। तो पार्शियल डिजायर्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो डीकोल टोटल होती है, डीकोल टोटल आपका उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, एक्चुअली वो एक फॉर्मुलेशन है प्रॉपर, तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें एंटी एलर्जिक भी होती है और उसमें एंटी पायरेटिक भी होती है, तो कोल्ड के लिए भी उसमें होता है, तो उसमें 2-3 मेडिकामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आपने डीकोल टोटल खाई और आपका फीवर तो ठीक हो रहा है लेकिन कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हुए पार्शियल डिजायर्ड इफेक्ट। तो ये भी इस तरह से भी आपकी जो मेडिसिन होगी, जो डीकोल टोटल का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो वो एक प्रॉपर क्वालिटी की नहीं मानी जाएगी, क्वालिटी गाइडलाइंस को फॉलो वो नहीं कर रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना उससे। थर्ड, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आर ग्रेटर देन अननोन साइड इफेक्ट एंड डिजायर्ड इफेक्ट। तो अब जो अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट से, देखिए एक होता है इफेक्ट एक्सपेक्टेड इफेक्ट और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। मतलब जब हमने उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया मॉलिक्यूल का, तो उस टाइम पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन को खाने पे वॉमिटिंग या एनजाइटी, हेडेक, डायरिया, इस तरह की सिचुएशन आती हैं। जैसे ना दवाई गर्म है और उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, और कुछ ऐसी हार्मोनल मेडिसिन भी होती हैं जिससे जैसे हेयर ग्रोथ वगैरह भी होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ। तो इस तरह से इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट के साथ साथ इनका आना एक्सपेक्टेड था। ठीक, तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। तो लेकिन अब थर्ड कैटेगरी में क्या है, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स। जो अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं अननोन साइड इफेक्ट्स के कंपैरेटिवली और डिजायर्ड इफेक्ट के कंपैरेटिव, मतलब इसमें अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको भी आप नहीं मानेंगे क्योंकि भाई ये तो टॉक्सिक हुई। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड इफेक्ट्स एज वेल एज डिजायर्ड इफेक्ट। अब देखिए फोर्थ, देखिए ऐसे इफेक्ट आ रहे हैं जो कि अनडिजायर्ड हैं, जो हमने सेट नहीं करे थे, जो हमारे रिसर्च में नहीं आए, वो आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड इफेक्ट आ रहे हैं और साथ में डिजायर्ड इफेक्ट भी आ रहे हैं, तो फोर्थ कैटेगरी। अब इसको भी हम नहीं मानेंगे सही, क्यों नहीं मानेंगे सही, क्योंकि इसमें डिजायर्ड तो आ रहे हैं, देखिए डिजायर्ड तो आ रहे हैं लेकिन साथ में एक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड आ रहे हैं, अनडिजायर्ड। ठीक, तो इसको भी आप नहीं कंसिडर करेंगे। अब फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन है डिजायर्ड इफेक्ट्स। तो फिफ्थ वन क्या है, डिजायर्ड, सिर्फ डिजायर्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब इस डिजायर्ड इफेक्ट में बेटा, सिर्फ डिजायर्ड इफेक्ट्स में सिर्फ आपकी वो इफेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जिससे ट्रीटमेंट हो रहा है, इसमें डिजायर्ड साइड इफेक्ट्स भी हैं, इतना ध्यान रखिएगा, डिजायर्ड साइड इफेक्ट्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो फिफ्थ वन को ही आप क्या मानेंगे, सेफ प्रोडक्ट। क्लियर, फिफ्थ वन को ही क्या मानेंगे हम, सेफ प्रोडक्ट मानेंगे। ठीक, अब लास्ट वन है प्यूरिटी। क्यूए के अंदर फोर्थ पैरामीटर क्या है, प्यूरिटी। प्यूरिटी की बात करते हैं हम। अब प्यूरिटी की अगर मैं बात कर रही होती हूँ तो बात होती है, प्यूरिटी का क्या मतलब होता है, आपने आईपीसी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ा होगा, प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी, दो चीज़ें होती हैं। अब इम्प्यूरिटी क्या होती है, इम्प्यूरिटी का मतलब हम हमारी भाषा में, साइंस की भाषा में या फार्मेसी में हमने क्या पढ़ा है, देखिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप चाय बना रहे हैं
और चाय में आपने क्या क्या डाला है, चीनी, चाय पत्ती, है ना, और उसमें गलती से नमक गिर गया। अब नमक एज सच तो इम्प्योरिटी होता नहीं है, क्यों नहीं होता इम्प्योरिटी, क्योंकि आप उस सब्जी में यूज़ करते हैं, है ना, इम्प्योरिटी तो नहीं है ना, वो सॉल्ट NaCl। लेकिन चाय में तो वो एज अ इम्प्योरिटी होगा, क्योंकि वो उस चाय का इंग्रेडिएंट नहीं था, है ना। तो यहाँ पे हम इम्प्योरिटी उसको कहते हैं जो कि अनवांटेड सब्सटेंस है किसी भी फॉर्मुलेशन में या किसी API में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। और इसको अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, ड्रग प्रोडक्ट शुड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। अब क्रॉस कंटामिनेशन कैसे होती है, हो जाती है। क्रॉस कंटामिनेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे दूसरे रूम में चल रही है, सपोज एस्प्रिन बन रहा है और उसके जस्ट बगल वाले रूम में पैरासिटामोल बन रहा है, और कुछ क्रॉस कंटामिनेशन हो गई, मतलब आपने कुछ अपने जो ग्लासवेयर्स थे वो यहाँ वाले वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे रूम में, तो क्रॉस कंटामिनेशन ऐसे हो सकती है। सो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग, ऐसे इन सभी प्रोसेस में क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में, टेस्टिंग में, पैकेजिंग में। कहीं पता चला आप पैक कर रहे थे पैरासिटामोल और आपने वही जो आपकी पैकेजिंग मटेरियल है आपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लिया, और उसमें थोड़ा सा पहले वाला प्रोडक्ट कहीं से कंटामिनेट हो गया। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ऐसा क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ और आपस में मिक्सिंग हो गई, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायर्ड अनएक्सपेक्टेड मटेरियल इन प्रोडक्ट कैन नॉट अवॉइडेबल। किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड मटेरियल प्रोडक्ट के साथ अवॉइडेबल नहीं किया जा सकता, ठीक, क्योंकि वो उसकी प्योरिटी पे फ़र्क डालेगा, है ना, इसलिए। So people, material, equipment, place and environment which involve in manufacturing, testing and packaging of product were well within control as expected for manufacturing of the quality of product. So जहाँ पर भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, पैकेजिंग चल रही है, वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है रूम का, वो इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी तरह की कंटामिनेशन, चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे वो क्रॉस कंटामिनेशन हो प्रोडक्ट के थ्रू, वो नहीं होनी चाहिए। सो ये थे 4 पैरामीटर्स QA के। इससे आगे या फिर QC का अब मैं आगे बढ़ूँगी। इस सबको आप पहले पढ़िए, समझिए, और आपको अगर समझ में नहीं आया अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देन आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेश्चंस और क्यूरीज। सो अब हम QC पे आगे वीडियो बनाएंगे। Thank you.